विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति क्या थी, राजनीति का स्वरूप क्या था। विद्यार्थियों, ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक स्थिति थी, लगभग आधारभूत जो मूल्य है अभी भी वही थे, लेकिन कुछ जो है परिवर्तन हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं, क्योंकि आर्यों का विस्तार भारत में अधिक क्षेत्र में हो चुका था। अतः राज्य पहले की अपेक्षा बड़े हो गए थे, और राज्य जब बड़े हुए तो राज्य को चलाने के लिए मंत्रियों की भी आवश्यकता बढ़ी, और राज्य के शक्तिशाली होने से राजाओं की शक्ति और अधिकारों में भी वृद्धि हुई। और ये सब चीजें किस प्रकार हुई वो हम देखते हैं। और उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में जो हमें जानकारी है वह उत्तर वैदिक साहित्य से मिलती है, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अन्य जो है वैदिक साहित्य आता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी शासन प्रणाली के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल में जो शासन पद्धति थी वह राजतंत्रात्मक ही थी। ऋग्वैदिक काल में भी विद्यार्थी हमने देखा था कि राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी, और उत्तर वैदिक काल में भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, अभी भी व्यवस्था राजतंत्रात्मक ही थी। अब हम बात करेंगे राज्य के बारे में कि राज्य के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि राज्य छोटे छोटे होते थे, और राजा इसीलिए जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं हुआ करता था। लेकिन उत्तर वैदिक युग की एक प्रमुख विशेषता थी शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय होना। और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विद्यार्थियों भारत में पर्याप्त प्रसार हो चुका था, अतः अब राज्यों का विस्तार भी होता जा रहा था। राजतंत्रों के उदय का प्रमुख कारण था साम्राज्यवाद की भावना का विकास होना। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्यों को साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, पारमेष्ठ्य, राज्य, महाराज्य, सार्वभौम आदि कहा गया है। राज्य एक तांत्रिक राज्य को कहते थे, जबकि जो स्वराज्य और भोज्य है वह छोटे राज्य थे। महाराज्य और साम्राज्य शक्तिशाली, स्वतंत्र और विशाल राज्यों के अंतर्गत थे। सम्राट साम्राज्य की स्थापना के बाद अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय आदि यज्ञ कराते थे। उत्तर वैदिक युग में अधिकतर राजतंत्र ही लोकप्रिय शासन तंत्र था, परंतु इस युग में आर्य गणतंत्रात्मक व्यवस्था से भी परिचित थे। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि राजा के अधिकार और कर्तव्यों में ऋग्वैदिक काल से क्या परिवर्तन आया है। तो इस काल में राजतंत्र सशक्त होता हुआ सामान्य रूप ग्रहण कर चुका था। सम्राट या राजा प्राय पैतृक होता था, किंतु नए राजा को आरोहण के लिए जनता की स्वीकृति आवश्यक थी। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि राजा को पृथ्वी, पर्वत, आकाश और विश्व की तरह स्थिर तथा इंद्र और अग्नि की तरह दृढ़ होना चाहिए। प्रजा की रक्षा करना उनका मुख्य धर्म था, और नियम पूर्वक अभिषिक्त यानी अभिषेक किया हुआ राजा दंड योग्य नहीं माना जाता था। राजा न्याय और राज्य की व्यवस्था करता था, किंतु धर्म या धार्मिक नियमों में वह परिवर्तन नहीं कर सकता था। अथर्ववेद के कुछ सूक्तों से ये प्रतीत होता है कि प्रजा धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले राजा को सिंहासन से उतार सकती थी, साथ ही उचित समझने पर उसे वापस यानी फिर से सिंहासन पर बिठा सकती थी। विशाल साम्राज्यों के उदय के कारण विद्यार्थियों राज्यों की शक्ति में भी वृद्धि हुई। प्रमुख इतिहासकार डॉक्टर आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि उत्तर वैदिक युग में जातियों के सम्मिश्रण, राज्य के आकार में वृद्धि तथा युद्ध में राजा के सफल नेतृत्व ने अनिवार्य रूप से राजा के अधिकार को बढ़ा दिया। अब राजा अपनी प्रजा का स्वतंत्र स्वामी होने का दावा करने लगा। अथर्ववेद में उसे राजाओं में राजा, प्रजाओं का अधिपति, कोष का एकमात्र स्वामी, जन का एकमात्र अधिपति व नेता, समस्त प्राणियों का प्रभु, मनुष्यों में सर्वोच्च और देवताओं के समकक्ष कहा गया है। भूमि पर राजा का अधिकार इस युग में भी नहीं था। राजा को प्रजा से बलि, शुल्क, भाग आदि करों को वसूल करने का अधिकार था। विद्यार्थियों, कभी आपसे पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में राजा कौन कौन से कर ले सकता था, तो आपका उत्तर होगा बलि, शुल्क, भाग।
और राजा के द्वारा जो वसूल किए जाने वाले कर थे, इनकी जो मैक्सिमम सीमा है, अधिकतम जो सीमा है, वह व्यक्ति की कुल आय का लगभग 1/6 भाग होती थी, यानी लगभग 15%। अब हम बात करेंगे कि राजतंत्र किस प्रकार का था। तो विद्यार्थियों, उस समय भी राजतंत्र जो है निरंकुश नहीं होता था, राजतंत्र मर्यादित था। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र मजबूत स्थिति प्राप्त कर चुका था, किंतु वह निरंकुश बिल्कुल भी नहीं था। उस पर नियंत्रण रखने वाली अनेक प्रजातंत्रीय संस्थाएं मौजूद थी। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार राजतंत्र के भीतर कई प्रजातंत्रीय संस्थाएं भी थीं, जिनका महत्व नहीं भूलना चाहिए। ये निम्न प्रकार थी। पहला, राजा के चुनाव में जनता की सम्मति यानी सलाह, यानी राजा का जब चुनाव होता था तो उस समय जनता से भी सलाह मशवरा किया जाता था। दूसरी बात थी अभिषेक के समय, यानी जब सिंहासनारोहण होता था, राजा का राज्याभिषेक होता था, तो अभिषेक के समय राजा के स्वायत्त अधिकारों पर लगाई गई मर्यादाएं, यानी उसके ऊपर कुछ मर्यादाएं लगाई जाती थी कि उसे ये बातें नहीं करनी होगी। तीसरा है राजा का राज्य कार्य के लिए मंत्री परिषद पर निर्भर रहना, यानी राजा जो है अपने मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता था। चौथी बात थी सभा और समिति नामक जनता की संस्थाएं मौजूद थीं, जो राजा के निरंकुश अधिकारों पर रोक लगाती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा धर्म और समाज के आदर्शों के अनुसार ही शासन कर सकता था। वह स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता था और न ही निरंकुश हो सकता था। उसे जनता के कल्याण की जो है नीति अपनानी होती थी। अब हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद तथा अन्य पदाधिकारियों के बारे में। राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विद्यार्थियों उत्तर वैदिक काल में अनेक राज्य अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इन अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक युग की अपेक्षा राजा की सहायता के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई। पहले हमने भी बात की थी कि राज्यों का विस्तार हुआ, तो राज्यों का विस्तार हुआ विद्यार्थियों, तो राज्य की जो प्रशासनिक प्रणाली है, व्यवस्था है, उसे संचालित करने के लिए राजा की सहयोगी अधिकारियों की संख्या में भी, यानी मंत्रियों की संख्या में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है और राजा के लिए रत्नियों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक था। राजा की शक्ति पर मंत्रियों का भी नियंत्रण रहता था। अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि अभिषेक से पूर्व राजा सूत, रथकार, ग्रामणी और सामंतों का अनुमोदन प्राप्त करता था। शतपथ ब्राह्मण में रत्नियों की संख्या 11 दी गई है। उसमें पहला है सेनानी। सेनानी हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था, जो सेना से संबंधित कार्य करता था। ये सेना का प्रधान अधिकारी अभी भी था। दूसरा पदाधिकारी है पुरोहित। पुरोहित राजा के राजनीतिक एवं धार्मिक मामलों में मुख्य परामर्शदाता होता था। पुरोहित और पुरोधा ऋग्वैदिक काल में भी मौजूद था विद्यार्थियों, आपको पता है। इसके बाद तीसरा जो प्रमुख रत्निन है वह है युवराज। युवराज यानी युवा राजा, जिसे भविष्य में राजा का पद संभालना था, तो वह भी मंत्री पद पे होता था। पांचवा है सूत। सूत यानी राजा का सारथी। विद्यार्थियों, आपने अगर महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा कि कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है, जो राजा के सारथी का पुत्र था। तो सूत यानी राजा का सारथी। और सूत का भी विद्यार्थियों काफी उस समय महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजा का प्रमुख कार्य ही था युद्ध करना, और राजा युद्ध रथ पर बैठकर करता था। तो एक प्रकार से राजा को गाइड करने वाला, उसको संचालित करने वाला सूत होता था, तो वह भी मंत्री पद में शामिल था। इसके अलावा जो एक रत्निन है वो है महिषी यानी पटरानी। राजा की जो प्रमुख रानी होती थी उसे भी मंत्री पद दिया जाता था। इसके अलावा एक अन्य जो छठा नंबर का अधिकारी है, वो मंत्री है, वो है ग्रामणी। ग्रामणी ऋग्वैदिक काल में भी एक प्रमुख अधिकारी था और ये गांव का मुखिया था, और गांव की सारी प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक व्यवस्था है वह यही संचालित करता था। इसके अलावा सातवां जो मंत्री है वह है शता यानी प्रतिहारी। इसके अलावा आठवां जो मंत्री है वह है संग्रहिता। संग्रहिता यानी कोषाध्यक्ष, जो राज्य कर को इकट्ठा करता था। इसके अलावा एक अन्य अधिकारी है वह है भागदूत। भागदूत यानी कर वसूल करने वाला अधिकारी। कोषाध्यक्ष जो कि कर को इकट्ठा रखता था, यानी
खजाने का, राजकोष का अधिकारी। और भागदूत, भाग हमने देखा था अभी कर का नाम है, तो भागदूत यानी कर को ढोने वाला, कर वसूल करने वाला अधिकारी। 10वें नंबर का मंत्री है अक्षवाप, ये जुआ विभाग का अध्यक्ष था। और 11वां जो मंत्री है वो है पालागल। पालागल यानी राजा का मित्र और विदूषक का पूर्वज। हम जो है मध्यकाल में देखते हैं कि आपने राजा जो है विजयनगर के जो राजा थे उनके जो तेनालीराम के किस्से आपने पढ़े होंगे, तो वो राजा के मित्र भी थे और एक तरीके से विदूषक थे। वहीं जो है आपने अकबर और बीरबल के किस्से भी पढ़े होंगे विद्यार्थियों, तो आपको पता होगा कि बीरबल को जो है एक विदूषक बताया गया है, लेकिन असली में जो है वो राजा अकबर के नवरत्नों में शामिल थे और एक जो है सैन्य पदाधिकारी और मनसबदार भी थे। तो इस प्रकार ये जो पालागल है उसी तेनालीराम और बीरबल का पूर्वज है, जो राजा का मित्र की भूमिका भी निभाता है और उसके मनोरंजन का कार्य भी करता है। ये 11 प्रमुख रत्नी विद्यार्थियों उत्तरवैदिक काल में थे, जो राज्य को की व्यवस्था को संचालित करने में राजा की मदद सहायता करते थे। पंचविंश ब्राह्मण में मंत्रियों को वीर कहा गया है। इससे रत्नियों के महत्व की जानकारी प्राप्त होती है। उपरोक्त विवरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि राजा चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो गया हो, लेकिन उनके लिए अपने अधिकारियों का सहयोग और अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं हम सभा और समिति की ओर। तो उत्तरवैदिक काल में इन संस्थाओं का महत्व यद्यपि विद्यार्थियों कम हो गया था, क्योंकि राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई थी। अब राजा के अधिकार में वृद्धि हुई तो निश्चित तौर पर जो दूसरा पक्ष है सभा और समिति, उसके अधिकारों में कटौती हुई, लेकिन फिर भी इन संस्थाओं का अस्तित्व अभी भी बना हुआ था। अथर्ववेद में सभा और समिति को शासक की 2 पुत्रियां कहा गया है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार संभवतः सभा वृद्धजनों की छोटी और चुनी हुई संस्था थी और न्यायालय का कार्य करती थी, जबकि समिति बड़ी व जनता की संसद थी। उत्तरवैदिक काल में सभा व समिति का गठन तो ऋग्वैदिक युग के समान ही था। राजा का कर्तव्य था कि वे सभा में उपस्थित हो। सभा में वाद विवाद के बाद प्रत्येक बात का सर्वसम्मति से निर्णय होता था। ये सभा न्याय भी करती थी, जबकि समिति राजा का चुनाव करती थी और राजा अपनी स्थिति को दृढ़ रखने के लिए समिति का समर्थन चाहता था। इस प्रकार अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों के वर्णनों से स्पष्ट हो जाता विद्यार्थियों कि उत्तरवैदिक काल में सभा व समिति के बिना राजा साधारणतः कुछ नहीं करता था। सभा और समिति का महत्व इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि राजा एक स्थान पर प्रार्थना करता है कि प्रजापति की पुत्रियां सभा और समिति मुझ पर कृपा करें। तो ये सभा और समिति के महत्व और कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा। इसके बाद हम बात करेंगे न्याय पद्धति यानी न्याय प्रणाली की या न्याय व्यवस्था की। तो उत्तरवैदिक काल में राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। उसकी सहायता के लिए अन्य अधिकारी होते थे। राजा का मुख्य कर्तव्य अपराधियों को सजा देना था। उत्तरवैदिक युग के जो प्रमुख अपराध है उनमें चोरी, डकैती, व्याभिचार, हत्या, धोखाधड़ी आदि शामिल थे। न्याय कार्य सभा द्वारा किए जाते थे। गांव के छोटे छोटे मामले गांवों के न्यायाधीशों द्वारा निपटाए जाते थे, जिन्हें ग्राम्य वादिन कहा जाता था। ग्राम्य वादिन का मतलब विद्यार्थियों ये हुआ कि उत्तरवैदिक काल में राज्यों के गांव में न्याय करने वाले पदाधिकारी। वशिष्ठ धर्मसूत्र के अनुसार राजा धर्म के अनुसार न्याय करता था। वह स्वयं दंड से परे था, यानी राजा अगर अपराधी भी है तो उसे कोई सजा नहीं मिलती थी। उत्तरवैदिक काल में भी हत्या के दंड स्वरूप मृत व्यक्ति के रिश्तेदारों को, परिवारजनों को 100 गाय देने की प्रथा थी। इस युग में न्यायालयों का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बाद मैं बात बताना चाहूंगी आपको उत्तरवैदिक काल की सैन्य व्यवस्था के बारे में। इस समय युद्ध विधि और हथियारों में कोई विशेष परिवर्तन हमें नहीं दिखाई देता है। ऋग्वैदिक काल की जैसी स्थितियां अभी भी थी। आर्यों के पारस्परिक युद्ध यद्यपि बढ़ गए थे, क्योंकि साम्राज्यवाद की भावना बढ़ रही थी। सेना के 4 अंग होते थे, अतः उसे चतुरंगिनी सेना कहा जाता था। पैदल, अश्वदल, गजदल यानी हाथी सेना और रथ इनमें शामिल थे। युद्ध में अब भी धर्म का पालन किया जाता था
और शरणागत की रक्षा की जाती थी और किसी पर पीछे से वार नहीं किया जाता था और असहाय लोगों पर भी हमला नहीं किया जाता था और युद्ध सूर्योदय पर शुरू होते थे और सूर्यास्त पर खत्म हो जाते थे, यानी बंद हो जाते थे। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति क्या थी। मोटी मोटी बातें मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूंगी कि वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। राजा के अधिकार और कर्तव्य होते थे, उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। ऋग्वैदिक काल में मंत्रियों की संख्या कम थी, उत्तर वैदिक काल में मंत्रियों की संख्या ज़्यादा हो गई क्योंकि राज्यों का विस्तार हो गया, राजा की शक्तियाँ भी बढ़ गईं और उसकी प्रतिक्रिया में जो है सभा और समिति नामक जो तंत्रात्मक संस्थाएं थी, उनके महत्व में उत्तर वैदिक काल में कमी आई। लेकिन युद्ध विधि या न्याय प्रणाली में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमें उत्तर वैदिक काल में नहीं दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि वैदिक काल में यानी ऋग्वैदिक प्लस उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक स्थिति थी, उसके प्रमुख अंग क्या थे, राजनीतिक संगठन क्या था, आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।